Hello, everyone, and welcome to FinSpace. We welcome you all to our very own podcast show, Digging Deeper, Episode 3. So, in this podcast, we have with us Mr. Abhinav Bakiwala, founder of Wealth Compounders, and he has done MBA in finance and also various certification courses in financial markets. And अब इनके जो मार्केट का एक्सपीरियंस है वो मैं चाहूंगा सर खुद ही बताए कि इनका क्या एक्सपीरियंस है और क्या इनसे अपन लर्निंग ले सकते हैं. ओवर टू अभिनव सर. Thanks, Hitesh, for making us this investing session with me. And this is a really commendable thing कि हम हमारे यूथ को और हमारे जो यंग इंडियंस हैं और जो इंडिया में अभी चेंज आने वाला है और आ रहा है उसके लिए हम अगर उनको फाइनेंशियल लिटरेसी दे पा रहे हैं तो दैट वुड बी वेरी गुड इनफ फॉर द इंडिया एज अ होल. सो मेरा सेशन आप सब जानते हैं कि वी आर इनटू इन्वेस्टिंग लाइन फ्रॉम लास्ट 15 years एंड सारा एक्सपीरियंस हमारा रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे चलता है, कैसे वर्क अपॉन करता है. और मार्केट का मतलब यह है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर मार्केट. मार्केट का मतलब यह है कि इट्स अ पैरेलल बिजनेस. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू एनी बिजनेस देन ऊपर नीचे तो होएगा बिजनेस. कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता है जो स्ट्रेट लाइन चलता है. बिजनेस ऊपर नीचे होता है, जैसे वैसे ही स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे होता है. बट अगर राइट टाइम और राइट एजुकेशन रहेगा हमें इन्वेस्टिंग का तो मार्केट ऊपर ही जाएगा और वेल्थ क्रिएट होगी. दैट्स व्हाट आई लाइक टू स्टार्ट फॉर सो बेसिकली सर को 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर. हमने भी काफी सारी चीजें सीखी हैं इनसे, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट के बारे में. सो नाउ स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट, आई एम प्रिटी श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें एक बात तो पता होगी कि जो इन्वेस्टिंग में आज तक जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है वो है मिस्टर वॉरेन बफे. एंड वॉरेन बफे की मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 11 ईयर की एज से स्टार्ट कर दी थी. एंड आज भी वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उनने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी लेट स्टार्ट करी. सो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में इन्वेस्टिंग की. एंड आई होप ये इंपॉर्टेंस अपन सबकी लाइफ में भी होगी. सो मैं ये चाहूंगा अभिनव सर से कि वो हमें बताए कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टार्टिंग अर्ली एंड इन्वेस्टमेंट्स की. स्टार्टिंग अर्ली मींस स्टार्ट अर्ली एंड फिनिश रिच. जितना जल्दी अगर आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग जर्नी करेंगे उतना ही जल्दी आप रिच होंगे और उतनी ही जल्दी आपका रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट आपका जल्दी आने वाला है. हमारी कंपनी का नाम जैसे आपने देखा इट्स वेल्थ कंपाउंडर्स. तो कंपाउंडर और कंपाउंडर्स का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. आइंस्टाइन टोल्ड इज द एट्थ वंडर एंड वॉरेन बफेट रियलाइज एट द एज ऑफ 11, जैसे आपने बताया. तो उसने 11 साल की उम्र में आइंस्टाइन का ये वर्ड समझा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम दैट एज एंड टिल टाइम ही इज इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट. तो आज वो 80 साल से मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है और उसने कोई खुद का बिजनेस नहीं किया, दूसरे के ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया एंड स्टिल ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. सो दैट्स अ पावर ऑफ इन्वेस्टिंग. तो जितना लंबा हम टाइम देंगे मार्केट को और जितना लंबा हमारा होराइजन होगा मार्केट के प्रति उतना ही हमारी वेल्थ ज्यादा क्रिएट होने वाली है. सो सर बेसिकली बात यह है कि आप चाहे अब रिग्रेट करने से तो कोई फायदा नहीं है. चाहे आप 30 की एज में हो, 20 की एज में हो, 40 की एज में हो, आप अब जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे. सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बारे में आप जैसे ही आप अपना जॉब या बिजनेस आप चालू करते हैं, जैसे ही आप एजुकेट होते हैं तो आपको एक दिन भी डिले नहीं करना है फ्रॉम द डे वन व्हेन यू आर अर्निंग और वेर यू आर अर्निंग फ्रॉम योर बिजनेस और फ्रॉम योर जॉब और फ्रॉम योर प्रोफेशनल इनकम. यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम द सेम टाइम. यूथ का क्या प्रॉब्लम होता है देश की, वो लोग अर्निंग तो चालू कर देते हैं बट वो ये सोचते हैं कि यार अभी तो मेरे पास 3 साल है, 5 साल है, लेट मी एंजॉय. और करना चाहिए, एंजॉयमेंट भी करना चाहिए, but whatever your earning is there you should save first and then spend accordingly, and then whatever you save you should invest into the markets. Then your journey will be much easier. जैसे आज हम कहते हैं हम 60 साल में रिटायरमेंट होंगे. Why not you should retire by, if you are starting at the age of 20, most likely you would be retired at the age of 40. और रिटायरमेंट मीन्स आप अपने जॉब को स्विच करके आप अपना कोई खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, कोई आप अपना खुद का प्रोफेशन है, कोई आपका जो एस्पिरेशन है लाइफ के अंदर वो कर सकते हैं. तो आप पे ये बर्डन नहीं आना चाहिए कि वी हैव टू अर्न. आपको ये होना चाहिए कि वी वांट टू अर्न. सो हैव टू अर्न और वांट टू अर्न में बहुत बड़ा फर्क है. हैव टू में ये होता है कि कल अगर आप जॉब पे नहीं गए या कल आपने अगर कोई बिजनेस नहीं करा तो आपका फैमिली कैसे रन होएगा.
So if you have a parallel income which is creating your wealth, तो आप पे वो burden नहीं है. So you don't have to earn, you want to earn from your business or from the financial markets. So in investing, money is working for us and we are not working for money. So we say you should work hard for, you are working hard for money. Money should equivalently work hard for you. Yeah. So basically इन्वेस्टमेंट की तो बात हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट अब क्वेश्चन ही आता है करे कहाँ पर. सो क्या क्या ऑप्शन है हम लोगों के पास, हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे अमाउंट को. सो आप जब अर्निंग आप चालू करते हैं तो पहले आपका लोग इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग करते हैं. हम हमारे क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू योर एक्सपेंस. पहली बात तो आपका सेविंग का मतलब क्या है, यू हैव टू सेव फर्स्ट. जब तक आप सेव ही नहीं कर पाओगे तो वेर यू विल गोइंग टू इन्वेस्ट. सेकेंड स्टेज आता है जब आपने सेव कर लिया तो लोग उसको ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में सेव करके रखते हैं, उसको सोचते हैं कि सिक्योर्ड है, जैसे वो एफडी में डालते हैं या एलआईसी में डालते हैं या पीपीएफ में डालते हैं. बट वहां पे अगर आपका रिटर्न अगर 6-7-8% ही है और इन्फ्लेशन हम कहते हैं कि महंगाई दर, अगर वो महंगाई और इन्फ्लेशन भी 6-7-8% ही है तो आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, आपका पैसा एवरीडे डिप्लीट हो रहा है. सो आपको वैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए विच शुड बीट द इन्फ्लेशन रेट. तो वो या तो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं या इवन प्रॉपर्टी है. बट प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम ये है कि वहां लिक्विडिटी नहीं है. जब आप बेचने जाएं तो वहां पे कोई बायर नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग द रेट्स, फिर आपको पूरा ही माल बेचना पड़ रहा है. इक्विटी में फायदा ये होता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया और अगर आपने 10 लाख रुपए आपका है तो आप 1 लाख भी निकाल सकते हैं, 2 लाख भी निकाल सकते हैं, 10 लाख भी निकाल सकते हैं. तो नंबर 1 बेनिफिट ऑफ इक्विटी मार्केट इज द लिक्विडिटी. जो कहीं पे भी वर्ड हम हमारे क्लाइंट को कहते हैं कि आप ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए जहां पे वर्ड लॉक इन हो, क्योंकि कल आपको अगर पैसे की जरूरत है और अगर आप उस पैसे को नहीं निकाल पाए तो भी वो पैसा किस काम का है. So you have to invest, but whenever you require a fund, then you should withdraw at particular point of time. So equity means जैसे मैंने बताया कि पैरेलल बिजनेस होता है, आप वहां पर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स के थ्रू. जैसे आप रिलायंस लें, एलएनटी लें, इन्फोसिस लें, टीसीएस लें. आप खुद वो व्यापार नहीं कर सकते. आपका एस्पिरेशन है कि मैं रिलायंस जैसा व्यापार करूं, पर मैं खुद नहीं कर सकता हूं, तो मैं रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर सकता हूं. मैं अगर आईटी का बंदा हूं और मैं इन्फोसिस मैं चाहता हूं कि यार मैं इन्फोसिस जैसा बनूं और मैं नहीं बन सकता हूं, तो मैं इन्फोसिस के शेयर होल्डर बन सकता हूं. तो जितना इन्फोसिस ग्रो करेगा उतना ही आप भी ग्रो करने वाले हो उसके साथ में. तो इट्स अ पैरेलल बिजनेस वेयर इन्फोसिस और रिलायंस इज वर्किंग फॉर यू. तो उनके 1 लाख आदमी अगर एम्प्लॉइज हैं या खुद का एस्पिरेशन अगर मुकेश अंबानी का ग्रो करने का है, तो वो जितना ग्रो करेगा एज ए शेयर होल्डर आप भी उतना ग्रो होने वाले. तो दैट्स अ नंबर 1 बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी. और जैसे प्रोडक्ट्स की बात है तो आज के जमाने में जैसे म्यूचुअल फंड सही है, इतना ब्रांडिंग हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड का मतलब यह है कि इक्विटी मार्केट में ही वो पैसा जाता है, स्टॉक्स में ही वो पैसा जाता है, बट आप उस प्रोफेशनल को पैसा देते हैं जो फंड मैनेजर होता है, जिसको नॉलेज है कि कौन से स्टॉक्स में लगाना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कब निकालना भी आना चाहिए. सो लोग जो डायरेक्ट इक्विटी करते हैं उनको ये तो है कि मैं लगाऊं, पर कब निकालूं वो उनको पता नहीं है. तो मार्केट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब उस पैसे को निकालना है, जब कंपटीशन आ रहा है या कंपनी नहीं ग्रो कर पा रही है या उससे कोई बेटर कंपनी आ रही है, तो यू हैव टू स्विच. तो जनरली लोग वो स्विच नहीं कर पाते हैं और वो उसी शेयर्स में रह जाते हैं एंड राइट एसेट एलोकेशन नहीं कर पाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी. तो ये सब चीजें प्रोफेशनल कर पाता है जिसको आप पैसा देते हैं और वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट होता है, उससे आपका ग्रोथ होता है. ओके. एंड इवन म्यूचुअल फंड में भी बहुत अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स है. सो आप अपने हिसाब से जहाँ पर मतलब हर रिस्क के टाइप के बंदे के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है. सो आप मतलब सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स. सो एक वाइड ऑप्शंस मिलता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर. एंड सर जो आपने हमें डेफिनेशन बताई है अभी, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये काफी बहुत बढ़िया डेफिनेशन है अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर वेल्थियर बनना है. सो एक बात ये आती है, म्यूचुअल फंड्स के अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है जो हमारे पास, जो एक सेफ हो, काफी सेफ हो, एफडी की तरह सेफ हो. क्योंकि कई लोग ये होते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं रहते इक्विटी मार्केट के साथ. सो अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें अपना अमाउंट? अगर वो उनका होराइजन पे डिपेंड करता है, अगर वो 5 साल 10 साल 20 साल के लिए आ रहे हैं, और रिस्क तो देखिए, अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड है. आपने हर्षद मेहता का भी सुना, रिस्क है तो इश्क है.
तो अगर आपने रिस्क नहीं लिया, आप कोई बिजनेस करते हैं तो रिस्क लेते हैं, आप प्रोफेशन पे कहीं जाते हैं तो रिस्क होता है, तो हर चीज में रिस्क है। बट अगर आप राइटली रिस्क ले रहे हैं और आपको राइट नॉलेज है तो रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड भी नहीं आने वाला है, फिर यू आर गेटिंग अ बैलेंस रिटर्न। स्टिल अगर कई लोग हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या एक सिक्योर्ड तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए डेट मार्केट होता है, जो म्यूचुअल फंड में भी एफडी की तरीके से ही चलता है, विच इज कॉल्ड एज डेट मार्केट। वहां पर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जैसे इक्विटी होता है वैसे म्यूचुअल फंड में डेट होता है। आपने अगर पैसा डेट मार्केट को दिया तो वो जो जैसे एचडीएफसी का लो ड्यूरेशन फंड है वो पैसा आपसे लेता है, जैसे एचडीएफसी बैंक आपसे पैसा लेता है वैसे एचडीएफसी लो ड्यूरेशन लेता है। और एचडीएफसी लो ड्यूरेशन उन कंपनियों को पैसा देता है जो इंडिया की टॉप ए रेटेड कंपनीज है। वो इवन गवर्नमेंट भी पैसा लेती है, रिलायंस भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेता है, बड़ी कंपनीज एनटीपीसी भेल ऐसी कंपनियां भी पैसा लेती है। तो वो ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज को पैसा देते हैं फॉर दी होराइजन, एंड वो सिक्योर्ड होता है। बस उनमें फायदा और एफडीए और कंपैरिजन में अगर हम डेट की बात करें तो बहुत बड़ा फायदा है कि पहली बात वहां पर कोई लॉक इन नहीं है। एफडी के अंदर प्रॉब्लम होती है एक लॉक इन की, कभी अगर आपको पहला पैसा निकालना पड़ा तो आपको पेनल्टी देना पड़ता है। यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है, यहाँ कोई टीडीएस नहीं कटता है, जबकि एफडी में टीडीएस कटता है। वहां पे अगर आपने क्यूमुलेटिव एफडी करा और आपने एवरी ईयर आपको वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि आपने 3 साल तक पैसा भी विड्रॉ नहीं करा तो भी टैक्स भरना पड़ रहा है। यहाँ पे जब तक आप पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं डेट मार्केट में, जब तक आप पे टैक्स नहीं लगता है। और सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप 3 साल से ऊपर डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इंडेक्सेशन, जैसे प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है वैसे डेट मार्केट में भी इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है, जो एफडी में नहीं है। तो आपका टैक्स ब्रैकेट अगर 20-30% है तो आपका टैक्स सिर्फ 5 से 7% पे आ जाता है। तो वो सबसे बड़ा हमें ये रिटर्न्स पे देखना चाहिए जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डेट मार्केट में भी, कि पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या आ रहा है, कि हम टैक्स देने के बाद हमारे घर में कितना पैसा आएगा। अगर वो रिटर्न कम आ रहा है, अगर आप एफडी आज 6% पे कर रहे हैं और अगर आप 3 साल बाद भी उस पर 30% टैक्स भर रहे हैं तो आपके घर में तो 4% ही आने वाला है। जबकि अगर आप 6% पे भी अगर डेट मार्केट में डाल रहे हैं और आपका सिर्फ 5% टैक्स लग रहा है तो आपको 5.5% का रिटर्न आने वाला है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है जो डेट मार्केट में लोगों को पता नहीं है, और वो इक्विवेलेंटली सेफ है। और जैसे हम एफडी में पैसा लगाते हैं वैसे डेट मार्केट होता है और वो भी सेफ है। बट जैसे एफडी में भी आज येस बैंक में प्रॉब्लम हुआ, सहारा में प्रॉब्लम हुआ, कई कंपनीज में प्रॉब्लम हुआ, तो म्यूचुअल फंड में वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ट्रस्ट है, वहां पे ट्रस्ट बनता है, उसके थ्रू वो पैसा इन्वेस्ट होता है। और हम डाइवर्सिफिकेशन पे हमने करना चाहिए कि एक ही डेट फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं एक ही बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, वैसे ही आप 4-5 तरीके के डेट फंड लीजिए, और अगर एक डेट फंड 30-40 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपकी बास्केट में 100-150 कंपनियां हो गई। तो जितनी ज्यादा कंपनी डेट मार्केट में होगी उतना आपका रिस्क भी कम होगा और रिटर्न भी कंपैरेटिवली एफडी से हायर आने वाला है। उसके अलावा भी परपेचुअल बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे 8-9-10% तक भी मिल रहा है अभी। जैसे उत्तर प्रदेश पावर गवर्नमेंट का बॉन्ड है, आपका आरबीवीएनएल राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड का है, परपेचुअल बैंक ऑफ बड़ौदा के परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। आरबीआई खुद 6.75-7% पे एफडी ले रहा है, जबकि बट उसमें से भी है कि वो 7 ईयर्स के लिए लेता है, वो लॉक इन है। बट हाँ, वहां पे भी आपको एफडी से बेटर रेट्स मिल रही है। तो देर आर वेरियस प्रोडक्ट्स बेटर देन एफडी वेयर यू आर गेटिंग बेटर रिटर्न्स आउट ऑफ एफडी। सो ये तो बहुत ही बढ़िया, आपने हमें 3-4 प्रोडक्ट्स बता दिए जो एफडी से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। एंड ऑल्सो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी सर ने एचडीएफसी लो ड्यूरेशन के बारे में मेंशन करा है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। इधर जो भी बातें हो रही है, इधर सिर्फ एक एग्जांपल लेके आपको समझाने के लिए बात करी जा रही है। सो अब अगर आपको डेट फंड सही से समझ नहीं आ रहा तो डेट फंड भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड है, एक टाइप का म्यूचुअल फंड है। उधर कंपनीज एक साथ एक अमाउंट इकट्ठा करती है और वो अलग अलग कंपनीज को लोन देती है, जो ए रेटिंग कंपनी होती है, और गवर्नमेंट को भी लोन देती है। सो इधर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज अपन सब आपके पेरेंट्स या जो भी एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे ज्यादा रिटर्न आप इधर कमा सकते हैं। एंड एवरी परसेंट इन इन्वेस्टमेंट मैटर्स। सो बेसिकली सर, अभी एक और इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चल रहा है, मतलब मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने कर दिया है इसमें इन्वेस्ट, क्रिप्टो करेंसी। सो आपका क्या टेक है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें हमें नॉलेज उसके के बारे में पूरी होनी चाहिए। एक बार क्या होता है कि कोई भी चीज जब बहुत तेजी से चलती है उसके अंदर, तो हमें लगता है यार काश हमने ये इन्वेस्ट किया होता। बट हम ऐसे कई बिजनेसेस में हैं, हम बिजनेस जो करते हैं हमें जिसके में नॉलेज होती है हम वही बिजनेस करते हैं, हम दूसरा बिजनेस नहीं करते हैं जिसमें जिसमें ज्यादा अर्निंग हो रही होगी।
बट जब तक हमें वो नॉलेज नहीं होगी तो हमें उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी तरफ से पर्सनल राय हमारे क्लाइंट्स को ये रहती है कि उनमें इन्वेस्ट करें जिनमें आपको नॉलेज है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज है तो आप जरूर इन्वेस्ट करिए। अगर नॉलेज नहीं है, और क्योंकि वहां पे कई गवर्नमेंट के अभी इंडिया में चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई अभी रेगुलेशंस क्लियर नहीं है, तो जब तक आपके पास रेगुलेशन क्लियर नहीं हो, जब तक गवर्नमेंट उस पर अप्रूवल नहीं दे, हमारी तरफ से यही रिकमेंडेशन राय रहेगी कि आप सोच समझ के करें। बाकी आपका खुद का जजमेंट है। हम यही कहेंगे कि आप स्टॉक मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इससे अच्छे रिटर्न्स आते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। आप वहां पे इन्वेस्ट करिए जहां पे आप समझते हैं, क्योंकि समझते हुए वाले व्यापार में ही इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, जिसमें आप कभी भी आपको घबराहट नहीं हुई। सो बेसिकली किसी भी कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले उसके बारे में सही से समझिए और फिर ही आप अपना पैसा उस इन्वेस्टमेंट में करें। एंड ऑल्सो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ रही है या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, तो हम अभिनव सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको जरूर हेल्प कर देंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बात मैंने सुनी है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इन्वेस्टमेंट जर्नी में? क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जैसे ऐसी यूट्यूब वीडियोस देख के या फिर अपने फ्रेंड्स के रिटर्न देख के अपना पूरा पैसा इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट कर देते हैं। सो उनके लिए डाइवर्स, और फिर अगर उनको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं तो उनका एक उनको उनको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से वो रिटर्न्स देख नहीं पाते और फिर वो एग्जिट ले लेते हैं मार्केट से। सो डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट में, काइंडली आप वो बताइए। डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। असेट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि आपका कितना रियल एस्टेट में है, कितना गोल्ड में है, कितना आपका डेट मार्केट में है, और कितना इक्विटी में है। पर अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में लें तो आज ऑलमोस्ट अगर एक कॉमन एग्जांपल लें तो वहां पे अगर 100 रुपए किसी का है तो 70 से 80% तो उसका रियल एस्टेट में ही होता है। उसकी प्रॉपर्टीज हैं या उसका खुद का घर है, जो भी है। फिर उसका मेजरली पोर्शन होता है गोल्ड में, जो उसके ज्वेलरी के फॉर्म में होता है। कहीं ना कहीं आज इंडियन जो भी फैमिलीज हैं उसमें बहुत सारा गोल्ड एक ज्वेलरी के फॉर्म में होता ही होता है। फिर उसके बाद में उसके पास में एफडीज पड़ी हैं, एलआईसीज के अंदर उसका पैसा जा रहा है, पीपीएफ के अंदर उसका पैसा जा रहा है। तो अगर इक्विटी का एलोकेशन अगर हम 100 रुपए के एसेट एलोकेशन में देखेंगे तो बहुत कम है। ये है, अगर 100 रुपए देखेंगे तो वहां 2 रुपए भी या 5 रुपए भी इन्वेस्टेड नहीं होगा, और हमें लगता है रिस्क वहां पे ज्यादा है। जबकि रिस्क कहाँ ज्यादा होती है? जहां पर आपका एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा है। तो वी विल से कि यू शुड बैलेंस इन एवरीथिंग। तो अगर अगर इक्विटी एलोकेशन कम है तो बल्कि उसको बढ़ाइए। मैंने वही बोला कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आपको रिस्क दिखेगी शॉर्ट टर्म के अंदर। जैसे कोविड के टाइम पे मार्केट नीचे गिरा था, पर कितनी तेजी से वी शेप रिकवरी ली है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जब मार्केट नीचे भी जाता है वापस से ऊपर आता है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडेक्स 1981 में 100 रुपए था और आज वो 50,000 है। इसका मतलब 500 टाइम्स मनी बना है लास्ट 40 ईयर्स में, जिसने किसी भी एसेट क्लास को बीट किया है। तो यही हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि आपके पास सारी चीजों में पैसा होना चाहिए, बट इट शुड बी अ बैलेंस काइंड ऑफ अ थिंग, कि जहां पर रियल एस्टेट भी हो, गोल्ड में भी हो। और गोल्ड में भी आप अभी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के फॉर्म में गोल्ड में डाल सकते हैं। रादर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं मार्केट से, वहां पर एक तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, दूसरा वहां पे रिस्क है, कभी भी आपका गोल्ड चोरी हो सकता है। आप अगर बेचने जाए तो वही पूरा आपको बेचना पड़ेगा। उसकी जगह गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड चालू किया है, जिसमें वो आपको 2.5% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे रही है बिसाइड्स गोल्ड का अप्रिसिएशन। उसके अलावा आप एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में हर महीने गोल्ड में भी। तो अगर आपको लगता है मेरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए, तो आप फिजिकल गोल्ड ना खरीदें। आप, हमारी रिकमेंडेशन है कि आप वर्चुअल गोल्ड में जाएं। उससे दो फायदे हैं कि एक तो आपका ग्रोथ मिल रहा है, आप एवरेजिंग कर पा रहे हैं, और तीसरा आप कभी भी उसमें से पैसा निकाल सकते हैं और अपना गोल्ड के फॉर्म में कुछ भी आप ज्वेलरी बना सकते हैं। तो अभी से इन्वेस्टमेंट आप ज्वेलरी के फॉर्म में ना करें या फिजिकल फॉर्म में ना करें, उसकी बजाय एक जो नए प्रोडक्ट्स अभी म्यूचुअल फंड्स में आ चुके हैं और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है कि, और उससे एक सबसे बड़ा गवर्नमेंट को फायदा और इकोनॉमी को फायदा क्या होता है कि अगर आप वर्चुअल गोल्ड खरीद रहे हैं तो एकदम से आपको पूरा इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो आज ही आपको बाहर से सोना मंगाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो डॉलर बाहर जाता है। तो गवर्नमेंट का इंपोर्ट बढ़ रहा है इस कारण से। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडिया में या तो क्रूड ऑयल है, या फिर गोल्ड है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इंपोर्ट अगर कम होएगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हम सफिशिएंट बनेंगे। अभी हम डेफिशिएंट है कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो हम ऐसे ही बताते हैं कि एसेट एलोकेशन करना चाहिए, बट हाँ, इट शुड बी इक्विवेलेंटली इनटू ऑल दी बास्केट्स।
सो बेसिकली एसेट एलोकेशन आपके रिस्क के हिसाब से होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने को रेडी हो। सो देखिए इसका एक सिंपल फंडा है कि 100 माइनस योर एज। नॉर्मली अगर आप इक्विटी में भी डालते हैं तो अगर सपोज आपकी 40 इयर्स एज है तो 100 माइनस योर एज, मतलब 40%, आप 60% आपका इक्विटी में जाना चाहिए नॉर्मली, एंड 40% डेट में रहना चाहिए या अदर उसके अंदर रहना चाहिए। तो ये एक सिंपल फंडा है, अगर आप उसको बिलीव करते हैं तो 100 माइनस योर एज, तो आपको रिस्क एपेटाइट समझ में आ जाएगा कि अगर मेरा एज 40 है तो मैं 60% तक इक्विटी में डालूंगा तो कहीं बुराई नहीं है। अगर मैं 20 इयर्स का हूं तो 80% एटलीस्ट आई कैन पुट इट इनटू इक्विटी, बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग टर्म, आई हैव अ मोर टाइम टू इन्वेस्ट। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका डेट मार्केट में भी होना चाहिए। और डेट में सबसे बड़ा बात है कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी फंड होना चाहिए। 6 महीने का फंड, जैसे अगर आप जॉब पर हैं और कल आपका जॉब चला गया तो इमीडिएटली आपका पैसा ना तो रियल एस्टेट से मिलेगा ना कहीं और से मिल पाएगा, और इक्विटी अगर नीचे आ गया तो उस वक्त आपको पैसा विड्रॉ करने में लॉस होएगा। तो आपके पास में वट एवर अगर आपका इनकम है या आपका एक्सपेंस सपोज 1 लाख रुपए महीने का है तो 6 मंथ्स का आपके पास में डेट फंड में पार्क रहना चाहिए, विच इज इनटू लिक्विड फंड और डेट फंड्स। तो वो कभी भी अगर आपका जॉब चला गया या बिजनेस नीचे आ गया तो यू एंड योर फैमिली कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी फंड होना चाहिए। उसके अलावा जो पैसा बचता है उसको आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करिए अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट। फिर भी आपको लगता है कि मुझे रिस्क है तो आप बैलेंस फंड्स, अभी म्यूचुअल फंड में कई तरीके के बैलेंस फंड्स हैं जिसमें वो डेट और इक्विटी का एलोकेशन रखते हैं। तो जब बाजार ऊपर होता है तो वो डेट को बढ़ाते हैं, जब बाजार नीचे होता है तो इक्विटी को बढ़ाते हैं, तो बैलेंस करके चलते हैं। तो वो भी अभी मार्केट के अंदर बहुत अच्छे नए प्रोडक्ट्स आए हैं। ओके ओके। सो बेसिकली लाइक पर्सन लाइक मी, मेरे पास बहुत ज्यादा फंड है नहीं एक साथ इन्वेस्ट करने को। मैं मंथली 5 to 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो मैं मेरा एसेट एलोकेशन भी, एसेट एलोकेशन, प्रॉपर एसेट एलोकेशन प्लस रिस्क एपेटाइट, इन दोनों चीजों को इंक्लूड करके कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, आप कुछ स्ट्रेटेजीज हमें बताइए। तो वही हमने बताया कि हमने स्ट्रैटेजीज हमने क्रिएट किया है जिसमें डेट एंड इक्विटी का पार्ट होता है। तो उसमें अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं उसके अंदर या हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्टन परसेंटेज वो डेट में जाता है। जब बाजार ऊपर है तो डेट को बढ़ा देंगे हम और इक्विटी को कम कर देंगे। जब बाजार जैसे कोविड के टाइम पे गिरा था तो हमने इक्विटी को बढ़ा दिया और डेट को कम कर दिया। तो हम बैलेंस करके चलते हैं और लॉन्ग टर्म में आपका एक एवरेज रिटर्न उस कारण से डेट एंड इक्विटी का बैलेंस होता है। कभी भी ड्रॉ डाउन ज्यादा नहीं दिख पाता है क्योंकि जो डेट में पैसा जा रहा है वो माइनस नहीं होगा, सिर्फ इक्विटी पार्ट ही माइनस होगा। तो और जब बाजार बढ़ेगा तो इक्विटी का रिटर्न बहुत हायर हो जाएगा और डेट का रिटर्न रहेगा, तो वो बैलेंस करके आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में निकालने। ओके ओके ओके। सो मतलब रिस्क रिस्क भी कम हो जाएगा और रिटर्न भी थोड़े इक्विटी जैसा मिल जाएगा। सो ओके, ये तो काफी अच्छा है। सो बेसिकली मेरे जैसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2019 या मतलब 1-2 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा और अब उन्हें उनके पोर्टफोलियो में दिख रहे 50% रिटर्न, 40% रिटर्न, और अब हमारे मन में ही आ रहा है अरे मार्केट तो यार अभी इतना ऊपर है, अब तो फॉल आएगा, पोर्टफोलियो बेच देते हैं, जब गिरेगा तब वापस ले लेंगे। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? तो हम ये कहते हैं यू डोंट हैव टू टाइम द मार्केट, यू हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट। अभी जैसे मार्केट बढ़ा था वापस से कोविड के टाइम पे और कई यूथ ने इन्वेस्ट किया और 10-11 हजार 12 हजार निफ्टी हुई या इंडेक्स वापस 40 हजार आया और उनको रिटर्न दिख रहा था, उन्होंने निकाल लिया। और वहां से आप देखिए मार्केट आज कहाँ है। तो कभी भी आपको, आप ना तो बाजार का टॉप पकड़ सकते हैं ना बाजार का बॉटम पकड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप किस गोल के लिए आ रहे हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी लेते हैं कि यार 20 साल बाद ही हम प्रॉपर्टी बेच के हम एजुकेशन में लगाएंगे या हम बच्चे की इसमें जॉब में या इसको बिजनेस करना होगा तो उसमें देंगे या मैरिज में देंगे या उसके हायर एजुकेशन में देंगे, तो हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए गोल के लिए आते हैं। उसी तरीके से हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी एक गोल के लिए होना चाहिए कि हम 20 साल के लिए हमारा एजुकेशन है या हमारा 30 साल बाद रिटायरमेंट है, हम उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा पर आपको पता है कि अगर वो ऊपर ही जाने वाला है अल्टीमेटली, तो आप विड्रॉ करके उस पैसे को कहाँ रखने वाले हैं। और एक बार अगर वो पैसा विड्रॉ हो जाता है तो वापस अगर बाजार बढ़ जाएगा तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन एक चैलेंज होता है कि यार अब तो बाजार ऊपर चला गया, यार पहले तो मैंने नीचे पे इन्वेस्ट किया था और मैं निकल गया, अब तो वापस ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करूंगा तो लॉस हो जाएगा मेरे को। तो हमारी यही रिकमेंडेशन है, शुड नॉट टाइम द मार्केट, जस्ट गिव टाइम टू द मार्केट फॉर योर सर्टेन और पर्टिकुलर गोल। ओके, सो ये तो काफी अच्छी रिकमेंडेशन आपने दी है, क्योंकि कई लोग अभी इस टाइम पे टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, एंड हो सकता है कि उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़े। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट जर्नी में
तीन चार बातें जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना पड़ेगा, फिर आपको उसी हिसाब से प्रॉपर एसेट एलोकेशन या डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपका आएगा कि आपको गोल सेट करना पड़ेगा आप किस चीज के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले। सो सर, with this we come to an end of our podcast. Sir, we request you to like, आप कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ रिकमेंड करना चाहे या कुछ एडवाइस देना चाहे काइंडली सर, या टू वर्ड्स। हम ये कहेंगे कि अभी तो इंडिया एज अ होल आपने स्टोरी देखा है कि लास्ट 40 इयर्स में कितना रिटर्न आया है, और अभी हम कहेंगे कि इट्स अ स्ट्रक्चरल बुल मार्केट विच इज जस्ट स्टार्टेड। आप टाइम ना करें, अभी अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़ा मार्केट में बुल रन आने वाला है, क्योंकि कई चीजें अभी बिजनेस के पर्सपेक्टिव में और इंडियन पर्सपेक्टिव में चेंज हुई है। आफ्टर जीएसटी आया है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, कोविड का भी जो चैलेंज है वो शॉर्ट टर्म लिव्ड है, आज नहीं तो कल उसका वैक्सीनेशन आ चुका है, तो वो 6 महीने के अंदर सबसाइड कर जाएगा और वापस से स्टोरी वापस रन करेगी, बिजनेस वापस से रन करेंगे और वापस से अब बहुत बड़ा प्रॉफिट्स आने वाले हैं बिजनेसेस को, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हो गई हैं और सरकार ने अभी लास्ट 1 ईयर के अंदर टैक्स रेट्स भी कम कर दिए कॉर्पोरेट्स के लिए। तो जो सबसे बड़ा एक कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी होती है विच इज इंटरेस्ट जो उसको हिट करता है, या टैक्स जिसको वो इसको हिट करता है, तो वो दोनों ही चीजें अभी एक बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा हुआ है। और आफ्टर कोविड लोग जो चाइना के अगेंस्ट इंडिया के, चाइना की बजाय इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, तो वो इंडिया इन्वेस्टर्स को और इंडियन कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, विच इज वी कैन से वेरी बुल मार्केट जो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। तो आप इन्वेस्ट करिए अगले 10-15-20 साल के लिए। आप एक साथ नहीं कर सकते हैं तो एसआईपी के थ्रू करिए, विच इज कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग की मार्केट ऊपर भी जाएगा तो भी आपका इन्वेस्ट होगा, आप नीचे आएगा तो इन्वेस्ट होगा, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगी। तो जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते जाएंगे आपका पैसा ग्रो करेगा। एक एग्जांपल है कि आपने 10,000 की एसआईपी इन्वेस्ट किया है 20 साल के अंदर, तो वो बहुत बड़ा पैसा बनाया है 20 साल के अंदर। तो आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, आपकी जर्नी स्मूथन होएगी एंड यू विल अचीव योर ऑल योर गोल्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। हम चाहते हैं कि जो स्पेशली जो 20 से 30 साल की उम्र के जो यंग यूथ है वो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 1 रुपए अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो डेट में आ रहा है, चाहे वो इक्विटी में आ रहा है, चाहे वो गोल्ड में म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहा है, वो इकोनॉमी को बढ़ाता है। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में पैसा दे रहे हैं तो वो किसी कंपनी को जा रहा है, कंपनी को जा रहा है तो कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट होगा तो जॉब्स आएंगी, स्किल्स डेवलप होंगे और जॉब्स मिलेगी, स्किल्स बनेंगे, बाहर से टूरिज्म आएगा। अगर एक एयरपोर्ट बनता है तो कितना टूरिज्म अट्रैक्ट करता है, टूरिज्म आता है तो एक चाय वाले से लेके और एक होटल तक सबको बिजनेस मिलता है। ये तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी इंडिया की जस्ट स्टार्ट हुई है, बहुत बड़ा मूल मार्केट है। और प्रोडक्ट्स के अंदर म्यूचुअल फंड के साथ साथ अभी हम पीएमएस प्रोडक्ट्स भी लेकर आए हैं जो बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मली 50 लाख का होता था अभी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स आईआईपी के फॉर्म में चालू हुए हैं, वो सिर्फ 2.5 लाख से 5 लाख 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स हैं विच वी कैन बी इन्वेस्टेड। वहां सिर्फ 10 से 12 क्वालिटी स्टॉक्स में फंड मैनेजर्स बाय करते हैं और फिनोमिनल रिटर्न्स आ रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स उसमें भी आएंगे। तो हमारा ये रिकमेंडेशन है कि इक्विटी के अंदर अपना प्रपोर्शन बढ़ाइए। बहुत रिस्क वर्ड से अपन को वो नहीं जूझना है, हमें ये देखना है कि हमारा रिवॉर्ड कितना लॉन्ग टर्म में आने वाला है। दैट्स व्हाट वी एजुकेट आवर क्लाइंट्स एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस टू कम हियर एंड अच्छा हमने एक एजुकेशन सेशन रखा है लोगों के लिए एंड होप लोगों को समझ में आएगा और उनकी फाइनेंशियल जर्नी स्मूथन हो पाएगी। Yes, sir. Thank you so much, sir, for coming on our channel and giving such your valuable thoughts. Thank you so much, sir. Thank you. So, gold